गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। ओके, सरफेस केमिस्ट्री बहुत ही इजी चैप्टर है और यहाँ से हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आता है। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सबसे पहले देखो बच्चे, सरफेस केमिस्ट्री हमारा कंसेप्ट आता है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब इसको एक्यूमुलेशन कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो, डिपोजिशन कह सकते हो। क्या कह सकते हैं हम लोग इसको? डिपोजिशन कह सकते हैं। ओके, एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस एट सरफेस रेदर देन द बल्क, मतलब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के ऊपर जाके क्या हो जाता है? डिपोजिट हो जाता है। कहाँ पर? सरफेस पर, बल्क में नहीं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन कहते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया हुआ है, ये जो हमारा ब्लैक वाला है, देख रहे हो ब्लैक वाला, ये मेरा चौक है। क्या है? चौक। चौक को आपने क्या किया? इंक के पॉट में डाल दिया, तो इंक जो होगा वह चौक के, देख लो ब्लू वाला हमारा क्या है? इंक है। ये चौक के सरफेस के ऊपर क्या हो चुका है? जाके डिपॉजिट हो गया, जमा हो गया, एक्यूमुलेट हो गया। ओके, तो इंक जो है उसको हम लोग कहेंगे एडजॉर्बेट, मतलब जो जमा हुआ, जो डिपॉजिट हुआ, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एडजॉर्बेट। और एडजॉर्बेंट होता है जिसके सरफेस के ऊपर एडजॉर्बेट, मतलब एडजॉर्बेट जमा हो रहा है ना, उसको हम लोग कहते हैं एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट मतलब एडजॉर्बेंट का सरफेस होगा और एडजॉर्बेट जमा होगा। एडजॉर्बेट क्या होगा? डिपॉजिट होगा। और एडजॉर्बेंट क्या होगा? इसका सरफेस होगा। क्लियर हो रहा है? चलो अब आ जाओ, हम लोग देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स बिहाइंड एडजॉर्प्शन, मतलब थर्मोडायनेमिक्स, एडजॉर्प्शन के पीछे क्या थर्मोडायनेमिक्स काम करता है उसका हम लोग कंसेप्ट देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ध्यान देखना। सबसे पहले जो एडजॉर्प्शन होता है प्यारे बच्चों, वो हमारा एक्जोथर्मिक नेचर का होता है। कैसा होता है? एक्जोथर्मिक नेचर का होता है, मतलब यहाँ से हीट क्या होता है? इवॉल्व होता है। ये एक्जोथर्मिक होता है। हीट इवॉल्व होता है तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या होने वाला? निगेटिव। याद रखना, एडजॉर्प्शन में डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव, पहला कंसेप्ट। दूसरा, इंट्रोपी जो होता है एडजॉर्बेट का, जैसे जैसे एडजॉर्बेट जमा होगा तो उसका जो रैंडमनेस है वो क्या होगा? धीरे धीरे लोअर होते चला जाएगा। वो तो डिपॉजिट हो गया ना, तो अब तो उसमें रैंडमनेस रहेगा नहीं। तो जो इंट्रोपी ऑफ एडजॉर्बेट है वो डिक्रीज करता है, मतलब डेल्टा एस जो होगा वो भी क्या होगा? निगेटिव होगा। डेल्टा एच भी निगेटिव, डेल्टा एस भी निगेटिव। क्लियर हो रहा है ना? तो अगर मैं बात करूं स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन की, किसकी बात करूं? एक एडजॉर्प्शन अपने आप हो रहा है, उस केस में ये तो श्योर है कि डेल्टा जी भी क्या होगा? निगेटिव होगा। आपको पता होगा ना, थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए, मतलब लेस देन जीरो होना चाहिए, है ना? आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, लेस देन जीरो। डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो होना चाहिए। तो मतलब डेल्टा जी मस्ट बी निगेटिव, किसके लिए? फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। और दूसरा, यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल आया हुआ है, सॉरी कंसेप्ट आया हुआ है, नीट का ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये देखो, डेल्टा एच जो है वह वेरी वेरी निगेटिव होना चाहिए, बहुत ज़्यादा निगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन के लिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम लोग जब क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पर इसको हम लोग मेंशन जरूर करेंगे। ओके, तो अभी से ध्यान देना। जो हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है प्यारे बच्चों, वहाँ पर डेल्टा जी जो है वो भी निगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एच भी बहुत बहुत निगेटिव होना चाहिए, मोर निगेटिव होना चाहिए। क्लियर हो गया? मतलब जितने भी चीज आप देख रहे हो ना, सब निगेटिव होना चाहिए। डेल्टा एच भी निगेटिव, डेल्टा एस भी निगेटिव, डेल्टा जी भी निगेटिव, तब जाके हमारा एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। एकदम याद कर लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हम लोग। जो एडजॉर्प्शन होता है प्यारे बच्चों, उसको हम लोग दो टर्म में डिवाइड कर रखे हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। ओके, देखो यहाँ पे हमने बहुत सारे कंसेप्ट हैं, 7-8 पॉइंट है, बट हमने यहाँ पे 3-4 पॉइंट को एक्सप्रेस किया है जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं। वो देखो, ये क्या होता है जब फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करते हैं। पहले जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे प्यारे बच्चों, अगर तुमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो डिक्रीज करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बच्चे, कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज करता है। क्लियर हो रहा है? अच्छा, उसके बाद अगर तुम सरफेस एरिया बढ़ा दो एडजॉर्बेंट का, जिसके ऊपर जमा हो रहा है, उसी का सरफेस तुमने बढ़ा दिया, तो क्लियर है ना, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद ये मल्टी मोलिकुलर लेयर फॉर्म करता है, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर, मतलब बहुत सारा लेयर क्रिएट कर लेता है। ठीक है, फिजिकल एडजॉर्प्शन मल्टी मोलिकुलर लेयर का नेचर शो करता है। ओके,
यहाँ जो डेल्टा एच एडजॉर्प्शन होगा, मतलब इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, देख रहे हो डेल्टा एच एडजॉर्प्शन, ये जो होगा 20 से 40 किलो जूल पर मोल होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलो अब हम लोग देख लेते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब एडजॉर्प्शन क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। फिजिकल एडजॉर्प्शन का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ध्यान देना, फिजिकल एडजॉर्प्शन का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है प्यारे बच्चों, कि अगर तुमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, अब आ जाओ केमिकल एडजॉर्प्शन में। अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो केमिकल एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो केमिकल एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज करेगा। और ये यूनिमोलिकुलर लेयर होता है, मतलब एक ही लेयर होगा इसके पास, मतलब एक लेयर है यहाँ पर, ये मान लो हमारा क्या हो एडजॉर्बेंट है, इसके ऊपर आके एडजॉर्बेंट जमा हो गया, तो बस एक ही बार डिपॉजिट होगा, फिर आप सोचोगे इसके ऊपर जमा हो जाए, फिर इसके ऊपर जमा हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ये यूनिमोलिकुलर लेयर ही शो करेगा। अच्छा, यहाँ पर डेल्टा एच एडजॉर्प्शन जो होगा वो कितना होगा, 80 से 240 किलो जूल पर मोल होगा। क्लियर हो रहा है? चलो अब हम चलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्मी की तरफ। ओके, एडजॉर्प्शन आइसोथर्मी की चलते हैं। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है? आइसोथर्म मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, वहाँ पर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ टेम्परेचर आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट पर अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ करते हो, ग्राफ प्लॉट करते हो, किसके बीच में, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर के बीच में, उसी को हम लोग कहते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। मतलब इट इज द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन अमाउंट और एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ बिल्कुल इसी तरह से आएगा, देख लो ऐसा ही ग्राफ आएगा, चाहे हम लोग एडजॉर्प्शन आइसोथर्म किसी का भी पढ़े। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने x बाय एम का ग्राफ लिया हुआ, y एक्सिस ये मेरा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। तो y एक्सिस पे हमने क्या लिया हुआ है, x बाय एम, और x बाय एम को एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं। याद रखना, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन या अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन दोनों एक ही बात है। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन को हम लोग x बाय एम से डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों। एकदम दिमाग इधर इधर देखो, इधर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को हम लोग किससे नोट करते हैं, x बाय एम से, और यहाँ पे हमने x एक्सिस पर क्या ले लिया, प्रेशर ले लिया। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इस तरह से वो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ग्राफ हमने ड्रॉ कर रखा। अब एक बात देखो, जैसे जैसे तुम्हारा टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर लो है तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है, ज़्यादा है ना, मतलब ये फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात कर रहा है। टेम्परेचर कम होगा तो एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर तुमने बढ़ा दिया तो देखो एक्सटेंट यही क्या, यही है, यही अगर इसे बढ़ाएंगे हम इसको, क्लियर हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है प्यारे। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा एक्सटेंट, वहाँ पर एडजॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। देख रहे हो यहाँ पर यही है, 240 पे गए तो यहाँ पर ये बन गया हमारा, क्लियर हो रहा है। 195 केल्विन पे गए तो यहाँ पर ये एडजॉर्प्शन। तो टेम्परेचर कम है, एडजॉर्प्शन ज़्यादा है। बच्चे वाली कहानियाँ याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर x बाय एम क्या है, x जो है वो है हमारा मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड, जो डिपॉजिट हुआ उसका मास। ओके, और ये मास ऑफ एडजॉर्बेंट, m जो है वो मास ऑफ एडजॉर्बेंट, मतलब जिसके ऊपर तुम जमा करवा रहे हो ना उसका मास है, उसका मास है। एडजॉर्बेंट का मास है m, और एडजॉर्बेट का मास है x। गैस एडजॉर्बेट है, वो डिपॉजिट हो रहा है, उसका मास x है। क्लियर हो रहा है? अब आ जाओ, हम लोग पहला एडजॉर्प्शन थ्योरम पढ़ रहे हैं, किसका, फ्रेंडलीच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का। फ्रेंडलीच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, और यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, हम लोग बात करेंगे। उसने एक थ्योरम दिया था, एक एक्सप्रेशन दिया था, x बाय एम इज इक्वल टू के पी टू द पावर 1 बाय एन, के पी टू द पावर 1 बाय एन, यही फ्रेंडलीच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है। याद रखना यहाँ पर जो हमारा 1 बाय एन है ना प्यारे बच्चों, ये जो 1 बाय एन है इसका वैल्यू 1 और 0 के बीच में लाई करेगा, हमेशा 1 और 0 के बीच में लाई करेगा 1 बाय एन का वैल्यू। ओके, चलो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि ग्राफ तो हमारा इसी तरह से रहेगा, दिख रहा है आपको, ये जो ग्राफ है प्यारे बच्चों, ये ग्राफ तो आपका इसी तरह से जाना है, पता है ना आपको, ये तो ग्राफ तो ऐसा ही जाएगा, है ना, ऐसा ही हमने ड्रॉ किया हुआ। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा है लो प्रेशर, नीचे में हमने ना ये जो हमारा x एक्सिस है यहाँ पर हमने प्रेशर का ग्राफ ले रखा है, ठीक है, और यहाँ पर हमने x बाय एम का ग्राफ ले रखा है, दिख रहा होगा आपको। ओके, यहाँ से यहाँ तो 0 0 ही होता है, पता है ना आपको। यहाँ से थोड़ा सा आगे गए तो ये तो लो प्रेशर है ना, लो प्रेशर पर हमने 1 बाय एन का वैल्यू क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो देखो एट लो प्रेशर 1 बाय एन का वैल्यू क्या मान लिया, 1। जब 1 बाय एन का वैल्यू 1 हो गया तो k टू दी पावर 1 आ जाएगा, ये मतलब यही होगा, kp होगा। अगर k क्या है हमारा, कांस्टेंट है, तो कैसे आया कांस्टेंट, कांस्टेंट तब आएगा ना जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे p का, और इसको हटाएंगे तो k, मतलब इसको अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाऊं, यहाँ से इसको हटाऊं तो ये लिख सकता हूँ मैं
लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा सीधा। यही तो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ। क्लियर हो रहा है? हमने पहले से ड्रॉ कर रखा था। तो यहाँ पर 1/n का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। आपने देख लिया यहाँ पर 1। लो प्रेशर पे 1/n का वैल्यू 1, याद रखना। ओके, अच्छा अब आ जाओ दूसरा, अब केस सेकंड की बात कर लेते हैं, हाई प्रेशर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? हाई प्रेशर। मतलब हम कहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है ना, यहाँ इस रीजन में देखो, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर हाई प्रेशर मैंने मेंशन कर रखा है, यहाँ पे बात करते हैं। तो हाई प्रेशर के केस में हमने मान लिया कि 1/n का वैल्यू क्या है, 0 है। 1/n का वैल्यू 0। तो जब इसको 1/n का वैल्यू तुमने 0 पुट किया, तो यहाँ पर 1/n का वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो किसी भी नंबर का p टू दी पावर 0 हो गया, पावर 0 है, तो ये क्या हो गया 1। तो मतलब x/m किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर। k मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट है। क्लियर है ना? तो ये 0 हो गया, तो ये 0 k कांस्टेंट, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। मतलब कितना भी प्रेशर बढ़ाओ ना, कितना भी प्रेशर बढ़ाते जाओ, एडजॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाएगा। अब वो एडजॉर्प्शन ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, कुछ नहीं होगा। तो एडजॉर्प्शन जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होगा। एकदम ध्यान से देखो बच्चे, हाई प्रेशर पे एडजॉर्प्शन का जो वैल्यू होगा, एडजॉर्प्शन होगा, वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होगा। क्यों? कांस्टेंट हो जाता है वहां पर आके। कब वहां पर क्या होगा, 1/n का वैल्यू क्या हो गया, 0। अब मुझे बताओ, लो प्रेशर पे 1/n का वैल्यू 1 और हाई प्रेशर पे 1/n का वैल्यू 0, इसके बीच का जो होगा वो इसी के बीच में लाई करेगा ना। 1/n किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 0 के बीच में लाई करेगा। इसको हम लोगों ने क्या लिखा हुआ, इंटरमीडिएट प्रेशर। इंटरमीडिएट प्रेशर है ना, बीच वाला इंटर। यहाँ पे 1/n का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 1/n का वैल्यू क्या होगा, 1 और 0 के बीच में लाई करेगा। क्लियर है ना? क्लियर हो गया। चलो, तो वही मैंने केस सेकंड में दिखाया, इंटरमीडिएट प्रेशर पे 1/n कहाँ बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच। क्योंकि हाई पे तो n का वैल्यू 0, 1/n का वैल्यू 0, और लो पे 1/n का वैल्यू 1। तो इंटरमीडिएट जो बीच वाला होगा वो क्या होगा, इसी के बीच में लाई करेगा ना। तो यही हो गया हमारा इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, आपने ये देखा हुआ है कि ये फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का इक्वेशन है। यहाँ पे हमने क्या किया, लॉग लगा दिया। क्या लगा दिया, इधर भी लॉग लगा दिया और इधर भी लॉग लगा दिया। तो लॉग ये हो जाएगा, लॉग ये हो जाएगा, ये लॉग। क्लियर है? 1/n पावर है तो लॉग इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं अगर चेंज करूं, अगर मैं इसको क्या ले लूं, y ले लूं, y, और इसको ले लूं m ले लेते हैं, mx/c ले लेते हैं ना। देखो उसको पे हम लोग अरेंज करते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, ये ले लेते हैं हम लोग x, ठीक है, और ये ले लेते हैं हम लोग m, और ये ले लेते हैं हम लोग c। क्या ले लिया, my इक्वल टू mx+c। याद है कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। लेकिन c तो कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट होगा ना, ये मेरा इंटरसेप्ट है c, और इसका वैल्यू कितना आएगा, log k आएगा। देखो ये c इंटरसेप्ट है, इसका वैल्यू कितना आएगा, log ये k। ठीक है, log k आएगा। अच्छा, यहाँ से इस इंटरसेप्ट के बाद एक लाइन स्ट्रेट जाएगा ना, y इक्वल टू mx+c है, तो स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया होगा। ठीक है, अब यहाँ से x एक्सिस के अराउंड क्या करेंगे हम लोग, थीटा निकाल लेंगे, tan थीटा मतलब m निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। देखो तो यही तो m है, यही है ना m, इधर देखो यही तो है, 1/m m है हमारा। 1/n क्या है, m। तो यहाँ पे स्लोप कितना होगा, 1/n होगा। और ये हमने y एक्सिस पे लिया हुआ है, ये हमने x एक्सिस पे लिया हुआ है। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये हमने कहाँ लिया हुआ है, x एक्सिस पे, ये हमने लिया हुआ y एक्सिस पे। स्लोप कितना होगा, स्लोप होगा 1/n, स्लोप होगा 1/n। इंटरसेप्ट कितना होगा, log k। क्लियर हो रहा है? चलो आगे चलते हैं, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की बात करते हैं। लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ये भी दिया था, इसके बेसिस पे थोड़ा कम न्यूमेरिकल्स, थोड़ा कम क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा आते हैं हमारे पास फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का क्वेश्चंस। ओके, अब देखो इसने कहा था, ये भी वही कंसेप्ट दिया था जो x/m है। ये x/m नहीं लिया था, ये थीटा ले लिया था। क्या ले लिया था प्यारे बच्चों, ये ले लिया था थीटा। क्या ले लिया था, थीटा। ये थीटा ले लिया था, थीटा। तो थीटा भी x/m के बराबर ही है। इसने दिया था k इक्विलिब्रियम इंटू p डिवाइडेड बाई 1 प्लस k इक्विलिब्रियम इंटू p। k इक्विलिब्रियम को उसने a मान लिया कांस्टेंट, के इक्विलिब्रियम को यहाँ पर उसने क्या मान लिया, b मान लिया, दूसरा कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, ठीक है। तो AP डिवाइडेड बाय 1 प्लस BP, ये याद रहेगा आपको। थीटा या x/m, थीटा बोलो या x/m बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। AP डिवाइडेड बाय 1 प्लस BP। A क्या है, के इक्विलिब्रियम, B क्या है, के इक्विलिब्रियम, ये कांस्टेंट है। के, अरे बच्चे के कांस्टेंट है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को उसने क्या मान लिया, A। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या मान लिया, B मान लिया। ठीक है, अब थीटा क्या है, ऑक्यूपाइड स्पेस, मतलब जहां पर वो गैस डिपॉजिट होगा, जहां पर वो गैस मेटल के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हुआ, वो ऑक्यूपाइड स्पेस को कितना मान लिया उसने, थीटा मान लिया। ठीक है, अब के इक्विलिब्रियम क्या है,
के इक्विलिब्रियम है के ए बाय के डी। के ए क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एडजॉर्प्शन, और के डी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन भी होगा और एडजॉर्प्शन भी, दोनों साथ साथ चलते रहता है लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के केस में। ठीक है, तो हमने इसको ड्राइव नहीं किया हुआ क्योंकि आपके नोट्स में ऑलरेडी ये दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे ड्राइव नहीं किया, मैंने सिर्फ इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एडजॉर्प्शन के लिए है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये डिसॉर्प्शन के लिए है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दोनों को जब डिवाइड करोगे तो के इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है। क्लियर हो रहा है? कैसे लिखेंगे? ठीक है, थीटा क्या है? ऑक्यूपाइड स्पेस है, और अनऑक्यूपाइड स्पेस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 1 माइनस थीटा। अब टोटल स्पेस जो है वो थीटा ऑक्यूपाई कर लिया, थीटा ऑक्यूपाई कर लिया हमने, मान लिया टोटल स्पेस 1 है, तो कितना बच गया? तो 1 माइनस थीटा। ये अनऑक्यूपाइड स्पेस है, तो हम लोग यहाँ पे जब निकालोगे अनऑक्यूपाइड स्पेस है। प्यारे बच्चों, ये आपके नोट्स में ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, तो हम उतनी बातें नहीं करेंगे। यहाँ पर सीधा हमने इक्वेशन लिख दिया, एक्स बाय एम बोलो या थीटा बोलो या के इक्विलिब्रियम पी डिवाइडेड बाय 1 प्लस के इक्विलिब्रियम पी, और के इक्विलिब्रियम को ए और बी कांस्टेंट ले लिया। ए और बी क्या हमारा? कांस्टेंट है। अब आ जाओ, यही तो था हमारे पास लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? एक्स बाय एम को क्या करते हैं? ये जो P है, ये जो P है ना बच्चों, इसको हम लोग क्या करते हैं? इसके नीचे ले आते हैं। ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड आएगा, तो x बाय एम P हो जाएगा, और यहाँ सिर्फ क्या बचा? A, और ये बच गया, P तो हट गया वहाँ से, P हमने कहाँ ले आया? यहाँ लेकर आ गया। क्लियर है ना? अब आ जाओ, इसको हमने दोनों को क्या कर दिया ना, ये जो इक्वेशन फर्स्ट बना है इसको उलट दिया, इन्वर्ट कर दिया हमने, तो ये क्या लिखेंगे? P इन बाय, और ये क्या हो गया? 1 प्लस इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे वाली कहानी है। तो ये तो यही रहने दिया। अब यहाँ से इसको ब्रेक कर लिया हमने, तो 1 बाय ए लिख दिया प्लस ये। क्लियर हो रहा है? अब देखो यहाँ से ये हमने ले लिया y पर, ये ले लिया हमने c, ठीक है, और ये ले लिया हमने x, और ये ले लिया हमने m। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर है? एक्स पे तुमने क्या ले लिया? ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ हमने प्रेशर ले लिया, और हमने वाई एक्सिस पे क्या ले लिया? जस्ट मोमेंट। वाई एक्सिस पे क्या ले लिया? पी ले लिया 1/1 p बाय एक्स बाय एम ले लिया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, ये जो हमारा है ये क्या है? सी क्या हमारा? इंटरसेप्ट है, यही तो इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट कितना होगा? 1/a होगा यहाँ पर। क्लियर हो गया? और एम क्या है? स्लोप है, b/a। एम क्या है? या थीटा निकालेंगे, यही थीटा निकालेंगे, टेन थीटा स्लोप, और ये b/a। क्लियर हो रहा है? इस तरह से निकाल सकते हैं, यहाँ से भी ग्राफ आ सकता है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आ जाओ, नेक्स्ट आता है हमारे पास कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आता है। कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है, और अपना कुछ न उसमें कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, विदाउट अनचेंज, मतलब वो उसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन वो रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है? चेंज कर देता है, जनरली इंक्रीज ही कर देता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है, और ये क्या करता है? जनरली प्रोवाइड सरफेस एरिया। कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को, रिएक्टेंट्स को सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, ताकि वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके क्या बना ले? प्रोडक्ट बना ले, तो उसको सरफेस मिलेगा ना बच्चे, तो उससे वो कैटलिस्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, होमोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं, सॉरी होमोजीनियस कैटालिसिस, जहाँ पर रिएक्टेंट्स का फेज और जो कैटलिस्ट का फेज है दो इक्वल आ जाए, सेम आ जाए, इक्वल नहीं सेम आ जाए। ये भी गैस, ये भी गैस, ये प्रोडक्ट को नहीं देखना है, प्रोडक्ट नहीं, रिएक्टेंट के स्टेट और कैटलिस्ट का स्टेट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट। तो देख लो, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी, इसलिए हमने क्या हो गया? ये होमोजीनियस कैटलिस्ट हो गया, होमोजीनियस कैटालिसिस हो गया। क्लियर है? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं जहाँ पे रिएक्टेंट का स्टेट और कैटलिस्ट का स्टेट अलग अलग हो। तो ये देखो गैस में है और ये किस में है? सॉलिड में है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहेंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है हमारे पास एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट कहते हैं कि ये कैटलिस्ट कितना हद तक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के साथ ज्वाइन हो जाए ताकि वो हमारा रिएक्शन क्या हो जाए? फास्ट हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। मतलब उसका एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू ज्वाइन विद द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स सो दैट रिएक्शन बिकम्स फास्ट, वो उसका एबिलिटी को शो करता है एक्टिविटी। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हमने दिया हुआ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में हमने क्या ले लिया? अल्किन ले लिया। क्या ले लिया? अल्किन। उसमें हाइड्रोजन का एडिशन क्या? निकेल रख लो, यहाँ पर निकेल रख लो, प्लेटिनम लिख लो, पीडी लिख लो, कुछ भी लिख लो, तो ये हमारा क्या बना लेगा? अल्केन बना लेगा। तो ये इसके कौन सा कैटलिस्ट हम लोग यहाँ पे डालें ताकि उसमें क्या करे? वो हमारा रिएक्शन को थोड़ा फास्ट कर दे। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ, नेक्स्ट आता है हमारे पास सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट मतलब कौन सा कैटलिस्ट को हम लोग चूज करें ताकि हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिले। जैसे देखो यहाँ पर हमने दो एग्जांपल के थ्रू समझाया। रिएक्टेंट हमारा इसमें भी यही है, इसमें भी यही है। एक में चाहिए हमें मीथेन, एक में चाहिए हमें एल्डिहाइड, एक में दोनों रिएक्टेंट सेम है। देखो, एक में चाहिए
एल्डिहाइड और दूसरे में क्या चाहिए हमें, मीथेन चाहिए। तो बच्चे यहाँ पर जो हमारा कैटलिस्ट है ना वो अलग अलग डालना पड़ेगा। अगर आपने निकेल यूज किया तो मीथेन मिल जाएगा और कॉपर यूज किया तो एल्डिहाइड मिल जाएगा। दैट इज द सेलेक्टिविटी, मतलब कौन सा सेलेक्ट करना मुझे ताकि हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिले। हमें ये चाहिए तो निकेल डालना पड़ेगा, हमें एल्डिहाइड चाहिए तो क्या डालना पड़ेगा, कॉपर डालना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिविटी। क्लियर हो रहा है। अब आ जाओ मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस की बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस की बात करते हैं। हमने ग्राफ के थ्रू, सॉरी डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ, उतना थ्योरी मैंने लिखा नहीं, आप समझ लो यहाँ से। पहला स्टेज में क्या होता है प्यारे बच्चों, डिफ्यूजन होता है। पहला स्टेज में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन मतलब ये हमने लिया हुआ है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के सरफेस पे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। ये जो देख रहे हो ना ये पोर्स है, इसका क्या है, पोर्स, होल्स। ठीक है, तो जो कैटलिस्ट होता है उसके होल्स होते हैं। ये हमने कैटलिस्ट लिया और ये मेरा क्या है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है, रिएक्टेंट्स है। ये तो क्या होगा आपस में, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब मिलना, डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, मिलना। ये दोनों आपस में क्या होगा, मिलेगा। उसके बाद ये पहला स्टेप में क्या होगा, डिफ्यूजन। याद रखना स्टेप्स 4 स्टेप में होता है। पहला स्टेप में क्या होगा, डिफ्यूजन। दूसरा स्टेप में क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा। जब ये पास आएगा, डिफ्यूजन मतलब पास आना, पास आएगा तो एडजॉर्ब हो जाएगा, इसके सरफेस पे आके क्या हो जाएगा, वो एडजॉर्ब हो जाएगा। क्लियर हो गया, इसके सरफेस पे आके एडजॉर्ब हो गया। तीसरा स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तीसरा स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है। तो ये जो बॉन्ड देख रहे हो, ये वाला बॉन्ड, इधर देखो, इधर 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 देखो, ये बॉन्ड टूट रहा है, देख रहे हो, डॉट 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 मतलब टूट रहा है। और ये वाला जो बॉन्ड था ये बन गया है ना, तो इसीलिए हमने इसको क्या कहा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का। और फोर्थ स्टेप में होता है डिसॉर्प्शन, मतलब अलग हो जाना। अपने कैटलिस्ट क्या काम करता है, सरफेस प्रोवाइड किया, प्रोडक्ट बनवा दिया और फिर अपना अलग हो गया। तो फोर्थ स्टेप में क्या होता है, डिसॉर्प्शन होता है, कैटलिस्ट अलग और ये प्रोडक्ट ए भी अलग। शुरू में हमारा रिएक्टेंट ए था, बी था ना, 2 रिएक्टेंट्स, और बाद में हमारा प्रोडक्ट ए भी बन गया। क्लियर हो रहा है, कैसे हुआ, ये 4 स्टेप। पहला डिफ्यूजन, दूसरा एडजॉर्प्शन, तीसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और चौथा डिसॉर्प्शन। तो ये ग्राफ, ये डायग्राम याद रखना, आप आराम से क्लेरिफाई कर सकते हो मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस। ओके, अब आ जाओ, एक आता है हमारे पास सेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। सेप सिलेक्टिव कैटालिसिस मतलब ये डिपेंड करता है पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट पर। मतलब जो कैटलिस्ट है ना उसके पोर कैसा है, अगर वो रिएक्टेंट के लिए सूटेबल है, जैसा रिएक्टेंट का शेप साइज है वैसा ही कैटलिस्ट का शेप साइज है, पोर्स का शेप साइज है, तो फिर वो कैटालिसिस हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब जो कैटलिस्ट का पोर्स का स्ट्रक्चर है वैसा ही रिएक्टेंट के शेप और साइज होना चाहिए, तभी जाके वो कैटालिसिस होगा। उसमें एक एग्जांपल आता है हमारे पास जियोलाइट्स, जिसको हम लोग एल्यूमिनो सिलिकेट्स कैटलिस्ट कहते हैं। जियोलाइट्स का दूसरा नाम क्या है, एल्यूमिनो सिलिकेट्स कैटलिस्ट। ओके, मतलब ये एल्युमिनियम, सिलिकॉन कितना होता है, सिलिकॉन टेट्रा वैलेंसी होता है, तो हमने सिलिकॉन का टेट्रा, देखो ये सिलिकॉन है, 4 वैलेंसी पूरा कर दिया, ये सिलिकॉन है 4 वैलेंसी, 1 2 3 4 पूरा कर दिया। और सिलिकेट्स मतलब वो ऑक्सीजन, हमने बीच बीच में ऑक्सीजन डाल दिया। और तुम क्या करो, कहीं से भी सिलिकॉन हटा लो, यहाँ से हमने सिलिकॉन हटा दिया, एल्युमिनियम डाल दिया, यहाँ से सिलिकॉन हटा दिया, एल्युमिनियम डाल दिया, तो बीच बीच में एल्युमिनियम डाल दो तो क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम सिलिकेट कैटलिस्ट बन जाएगा, जियोलाइट्स बन जाएगा। होगा ये एल्युमिनियम का ही सब कुछ, सॉरी सिलिकॉन ही होगा सभी जगह, लेकिन बीच बीच में से कहीं से हम लोग क्या करेंगे, सिलिकॉन को हटा देंगे और एल्युमिनियम लगा देंगे वहाँ पर। क्लियर हो रहा है, देखो देखो एल्युमिनियम लगा दिया तो क्या बन गया, हमारा जियोलाइट्स बन गया। क्लियर हो रहा है। अब आप जाओ सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस का एक एग्जांपल लेते हैं, अल्कोहल। अल्कोहल क्या करते हैं, अल्कोहल हम लोग लेते हैं और उसमें हम लोग एक सेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट यूज करते हैं, ZSM5। इसका फुल फॉर्म जाना जरूरी नहीं है, आप सीधा इतना याद रखना, ZSM5। ये क्या करता है, अल्कोहल को पेट्रोल में कन्वर्ट कर देता है। अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, पेट्रोल में। यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ और इसका जनरल नेम लिखा हुआ है, गैसोलीन कहते हैं, पेट्रोल को गैसोलीन भी कहते हैं। ठीक है, और ये पेट्रोल का फॉर्मूला लिखा हुआ है CH2N। ओके, अब आ जाओ इंजाइम कैटालिसिस की बात करते हैं। इंजाइम कैटालिसिस मतलब इंजाइम कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, इंजाइम ही किसकी तरह बिहेव करेगा, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। और हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने 2 एग्जाम्पल ले रखा है जो आपको, ये हमारा सुक्रोज है, ये क्या हमारा प्यारे बच्चों, सुक्रोज है। पता होगा आपको फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। और यहाँ पर ये ब्रेक होता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में, ये ग्लूकोज है और ये हमारा फ्रुक्टोज है, पता होगा ये सब बातें। अब आ जाओ, इसमें हम लोग एक इंजाइम यूज करते हैं, इन्वर्टेज। ये इंजाइम है, ये इंजाइम है इन्वर्टेज। ओके, मान लो यूरिया से हमें अमोनिया बनाना है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, यूरेज यूज करेंगे। क्या यूरेज यूज करेंगे। बहुत सारे इस तरह से इंजाइम कैटालिसिस के एग्जाम्पल। समझ में आ गया इंजाइम क्या करता है, मतलब इंजाइम ही हमारा क्या करता है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। ओके, यहाँ पर मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म हमने ज़्यादा नहीं आपको थ्योरी बताया क्योंकि थ्योरी आप लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हो। की लॉक मैकेनिज्म को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, की लॉक मैकेनिज्म। मतलब जो लॉक होता है उसके लिए प्रॉपर की होता है, उसी की से वो लॉक खुलता
है ना, ओपन होता है। तो बिल्कुल वैसा ही काम होता है ये कैटलिस्ट का, मैं सॉरी इंजाइम का। मैंने आपको क्या बताया था, इंजाइम का जैसा पोर्स होंगे वैसा ही किसका होना चाहिए, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का भी पोर्स होना चाहिए, शेप साइज होना चाहिए, तभी जाके वो प्रोडक्ट बना पाएगा। तो बिल्कुल वैसा मतलब की लॉक मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ये मेरा एंजाइम है और ये हमारा क्या रिएक्टेंट। और यहाँ पे कभी कभी आपको सबस्ट्रेट भी देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, सबस्ट्रेट मिलेगा, ठीक है। तो घबराना मत, उसी को रिएक्टेंट भी कहते हैं। तो ये हमारा एंजाइम है, ये मेरा सबस्ट्रेट। अब देखो दोनों का पोर्स ये और ये देखो क्या होगा, इस तरह से बिल्कुल कैच हो जाए, मतलब ये मैच होगा। और यहाँ पे एक कम्प्लेक्स बनाता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, रिएक्टेंट एंजाइम कैटलिस्ट कम्प्लेक्स कहते हैं, रिएक्टेंट एंजाइम कम्प्लेक्स कहते हैं, ये बनाता है। और फिर बाद में क्या होता है, एंजाइम अलग हो जाता है, ये एंजाइम अलग हो गया और ये हमारा दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में, जो भी बनना होता है प्रोडक्ट बन जाता है। क्लियर हो गया। तो ये की लॉक पैटर्न पे काम करता है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। कुछ पॉइंट देख लेते हैं एंजाइम के। एंजाइम जो होता है वो हाईली एक्टिव होता है, कब, जब पीएच कितना होना चाहिए, 5 to 7 होना चाहिए, वहाँ पर वो बहुत फास्ट काम करता है। अगर टेम्परेचर तुम्हारा 298 से 310 केल्विन के बीच में है, वहाँ पर भी एंजाइम बहुत फास्ट वर्क करता है और ये हाईली इफिशियंट होता है और हाईली स्पेसिफिक होता है। आपने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है। ओके, चलो अब आज हम लोग बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करेंगे। पहले देख लेते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन क्या होते हैं। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन उसको कहते हैं जहाँ पर पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर से उसका पार्टिकल का जो डायमीटर होता है, साइज होता है ना, वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, उसको हम लोग ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। कोलाइडल होता है जो 1 नैनोमीटर से 1000 के बीच में लाई करता है, उसको हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे, जहाँ पर पार्टिकल्स का साइज यहाँ पे इसमें लाई करेगा। इसको हम लोग कोलाइडल रेंज भी कहते हैं, कोलाइडल रेंज भी कहते हैं। ओके, और सस्पेंशन होता है जहाँ पर 10⁻³ नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स के साइज होते हैं वहाँ पर। एग्जाम्पल देख लो, साल्ट सॉल्यूशन, यहाँ पर मिल्क, और यहाँ पर हमने सेंड इन H2O, बालू को मिला दिया आपने पानी में, तो ये सस्पेंशन हो जाएगा और ये मिल्क हो गया। क्लियर हो रहा प्यारे बच्चों। चलो अब देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन मतलब उसके बीच में इंट्रैक्शन कैसा है, किसके बीच में, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में इंट्रैक्शन कैसा है, उसके बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया। तो पहला होता है लायोफिलिक और लायोफोबिक, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है इसके बीच में, इसके बारे में देखो। लायोफिलिक जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, वाटर लविंग होता है, ये स्टेबल होता है, हाईली हाइड्रेटेड होता है। इसका एग्जांपल है गम अरेबिक और स्टार्च। गम अरेबिक का सोल्स ले लो और स्टार्च का सोल्स ले लो, ये हमारा लायोफिलिक सोल्स होते हैं। ठीक है, जो हमारा लायोफोबिक होता है ये वाटर रिपेलिंग सोल्स होते हैं, यहाँ पर ये अट्रैक्शन नहीं होता है, रिपल्सन होता है। तो ये इरिवर्सिबल होता है, अनस्टेबल होता है, ये लिस्ट हाइड्रेट, क्योंकि रिपेल कर देगा, रिपेल करेगा तो लिस्ट हाइड्रेटेड होगा। और यहाँ पर ले लेते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड का, आयरन हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल। ये हमारा लायोफोबिक सोल्स के एग्जाम्पल है और ये मेरा लायोफिलिक सोल्स के एग्जाम्पल है। क्लियर हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज का जो पार्टिकल्स है, डिस्पर्स फेज समझ रहे हो ना, जिसको सॉल्यूशन में सॉल्यूट कहते हैं, यहाँ पर उसको डिस्पर्स फेज कहते हैं, है ना। अब आ जाओ, यहाँ पर हमने उसको डिवाइड किया हुआ मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलाइड्स, 3 टाइप्स में हमने डिवाइड किया हुआ। तो जो मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स होते हैं बच्चे, ये एग्रीगेटेड फॉर्म्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता है। मतलब बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, वहाँ पर एग्रीगेट होता है, जमा हो जाता है। जहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स का डायमीटर होगा ना वो 1 नैनोमीटर से कम होगा। जो मॉलिक्यूल्स जमा हो रहे हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स डिपोजिट होंगे और उस मॉलिक्यूल्स का जो साइज होगा वो 1 नैनोमीटर से कम होगा। मतलब ये कोलाइडल रेंज में फॉल नहीं करेगा, कोलाइडल रेंज में ये फॉल नहीं करेगा, ये कोलाइडल रेंज का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब पहले इसको देखो, मल्टी मॉलिक्यूलर में समझ में आ गया। ये एग्रीगेट फॉर्म्स है किसका, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का, जहां पर एटम्स और मॉलिक्यूल्स का साइज क्या होगा, 1 नैनोमीटर से कम होगा। एग्जांपल देख लो, गोल्ड सोल्स या सोल्स ऑफ सल्फर। ओके, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। मैक्रोमोलिकुलर जो होता है ये कंसिस्ट करता है लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स। इसमें जो मॉलिक्यूल्स डिपॉजिट होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे जिसके साइज बहुत बड़े बड़े होते हैं और उसका साइज कितना होगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के। उसको कोलाइडल रेंज भी कहते हैं, पता है ना, अभी तो मैंने आपको बताया था। कोलाइडल रेंज का यहाँ पर मॉलिक्यूल्स पाया जाता है और वही डिपॉजिट होता चला जाता है। क्लियर हो रहा है। अब आ जाओ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स यहाँ भी क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आयंस। यहाँ पे बहुत सारे आयंस सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स में क्या होता है बच्चे, सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स, वहाँ तो आयंस ही होता है ना। एक हमारा निगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस। जो निगेटिव होता है वो हमारा क्या होता है, जो जैसे Na+ है, ये सब हमारा जो कैटायनिक पार्ट है, जो कैटायनिक पार्ट है वो क्या होता है, वाटर
रिपेलिंग होता है, जो एनायनिक पार्ट है वो वाटर अट्रैक्टिंग होता है। आपने देखा होगा ये सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स में जो हम लोग बनाते हैं, सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स तो इस तरह से पढ़ा होगा ना, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास COONA इस तरह से होता है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको आयोनिक पार्ट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आयोनिक पार्ट। ये क्या होता है, वाटर लविंग होता है, ये क्या होता है, वाटर लविंग। और इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन पार्ट, या हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट कहते हैं, या टेल कहते हैं इसको, ठीक है ना। और ये क्या होता है, वाटर रिपेलिंग पार्ट होता है, या वाटर रिपेलिंग होता है ये, ठीक है। वाटर रिपेलिंग पढ़ा होगा आपने सॉफ्ट 10th क्लास में, बहुत डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। तो एसोसिएटेड में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेटेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आयंस, वहाँ पे वो डिपोजिट होता है, आयंस डिपोजिट होते चले जाते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो गया यहाँ पर, सोप सॉल्यूशन, ठीक है, सोप्स यहीं पे मिसेल फॉर्मेशन होता है, हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं। चलो अब देखो यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, हम लोग कोलाइड्स बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन के थ्रू बना लेते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन होगा कहीं पे रिडक्शन होगा, कहीं पे हाइड्रोलाइसिस होगा, तो क्या बनेगा, वो कोलाइड्स बना लेगा। एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया, FeCl आयरन क्लोराइड ले लिया और वाटर में उसको डाल दिया, मतलब आप क्या करवा रहे हो, हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो, और वो क्या बना दिया, FeOH फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये हमारा कौन सा सोल्स है, लायोफोबिक सोल्स है, अभी तो मैंने बताया था आपको। कैसे बना लिया, केमिकल रिएक्शन करवा लिया, हाइड्रोलाइसिस करवा लिया, बन गया। क्लियर हो रहा है। दूसरा मेथड है हमारे पास पेप्टाइजेशन, मतलब पीपीटी को कन्वर्ट करना है कोलाइडल सॉल्यूशन में। पीपीटी को किस में कन्वर्ट करना है, कोलाइडल सॉल्यूशन में। मान लो ये मेरा कंटेनर है, कंटेनर में ये हमारा पीपीटी रखा हुआ है, किसका, AgCl का पीपीटी रखा हुआ है ना। इसमें हमने क्या मिला दिया, ऊपर से मिला दिया AgNO3 का इलेक्ट्रोलाइट्स मिला दिया। अब क्या होगा, जैसे मिलाओगे तो AgCl तुम्हारा यहाँ देखो फिगर, यहाँ देखो, यहाँ पर AgCl हमारा क्या है, पीपीटी के फॉर्म में। यहाँ पर क्या होता है, जो कॉमन आयन होगा, जो कॉमन आयन है, ध्यान देना, यहाँ पर Ag प्लस है, यहाँ पर भी Ag, जो कॉमन आयन होगा, वही आके इस पीपीटी को क्या करेगा, चारों तरफ से घेर लेगा और तब बनाएगा हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन। इसको हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों पॉजिटिव कोलाइड भी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव कोलाइड भी कहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, चारों तरफ सराउंड कर लेता है उसको, चारों तरफ से घेर लेता है। ये जो पीपीटी था ना, इसके चारों तरफ क्या आ गया, Ag प्लस आ गया, कॉमन आयन घेरेगा हमेशा, कॉमन आयन, ध्यान रखना, कॉमन आयन। यहाँ भी AgCl में Ag है और यहाँ पर AgNO3 में Ag, दोनों कॉमन है, तो कॉमन आयन आके घेर लेगा, क्लियर होगा, तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं, पीपीटी को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइजेशन कहते हैं। ओके, अब आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स देख लेते हैं। सबसे पहले टिंडल इफेक्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है IIT में, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, टिंडल इफेक्ट से क्वेश्चन आया हुआ है। टिंडल इफेक्ट तो आपको पता ही होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू द सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट का क्या होता है, स्कैटरिंग होता है। सबसे पहली बात ये देखो, यहाँ पर ये दोनों पॉइंट जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, यही दोनों क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है कि जो डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल है, जो डायमीटर है ना डिस्पर्स पार्टिकल का, वो क्या होना चाहिए, इज नॉट मच स्मॉलर, बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, करीब इक्वल होना चाहिए बच्चे, किसके, वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब जो तुम मान लो, यहाँ पर मैं बना के दिखा रहा हूँ, ये मान लो पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स डिस्पर्स पार्टिकल है यहाँ पर, है ना, डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स पार्टिकल है ना, यहाँ पे मीडियम है और ये पार्टिकल। तो यहाँ पर जो लाइट जा रहा है, यहाँ पर जो लाइट, तो इसका जो ये जो वेवलेंथ होगा, ये क्या होगा, इसका वेवलेंथ, देख लो, ये जो वेवलेंथ होगा, इसका लेंथ और इसका जो डायमीटर होगा वो करीब इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर के वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट आता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम का, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आना चाहिए। वहाँ पर क्या होना चाहिए, मतलब अगर मान लो कोई भी ये हमारा मीडियम 1 है, मीडियम 1 और ये हमारा मीडियम 2 है, तो यहाँ पर जो μ1 होगा और यहाँ पर μ2 और ये μ1 होगा, ये दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस आना चाहिए, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए, तभी जाके टिंडल इफेक्ट होगा। इस दोनों के बेसिस पर क्वेश्चन आया हुआ है, हम आपको क्वेश्चन वाले वीडियो में जरूर बताएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। ब्राउनियन मूवमेंट भी हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स है, मतलब ब्राउनियन में पता होगा ना, जो जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। ओके, अब आ जाओ प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स की बात करते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, यहाँ पर डायलिसिस होता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है और कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन भी होता है। तो ये चारों मेथड्स है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोलाइडल पार्टिकल को प्योर करते हैं, कोलाइड्स को क्या करते हैं, प्योर करते हैं। तो ये पढ़ लेना, थ्योरेटिकल पार्ट है। डायलिसिस मतलब वाटर के थ्रू विद द हेल्प ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोडायलिसिस मतलब वाटर तो रहता ही रहता है, साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो करते हैं, देख लेना यहाँ पर। इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी हम लोग करंट के थ्रू अपोजिट चार्जेस को एनोड और कैथोड पे डिवाइड क्या करते हैं, उसको फ्लो करवा देते हैं, तो इसको
इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। कोगुलेशन क्या होता है कि जो भी हमारा कोलाइडल पार्टिकल होता है उसको हम लोग कोगुलेट करवा देते हैं, पीपीटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, बाय एडिंग सूटेबल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग डाल देते हैं तो वो पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग कोगुलेशन कहते हैं। तो एक बार पढ़ लेना इसको, ठीक है बच्चे। अब आ जाओ गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर यहाँ से क्या होता है कि मान लो तुम्हारे पास 10 ml का कोई लायोफोबिक सोल्स है, गोल्ड सोल्स है यहाँ पर, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसमें 1 ml क्या डाल दिया आपने, NaCl डाल दिया, कितना 10% वेट बाय वेट का। जैसे आपने ये डाला ना 1 NaCl डालोगे तो ये क्या होगा, कोगुलेट होना शुरू हो जाएगा, पीपीटी के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, पीपीटी के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ, क्या मैंने बताया कि 10 ml ये ऑलरेडी आपके पास है, ओके, आपने 1 ml NaCl डाला तो कोगुलेशन शुरू हो गया, कोगुलेशन शुरू हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है NaCl। और मैं सोच रहा हूँ कि ये 1 ml NaCl डालने के बाद भी कोगुलेशन ना हो तो प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर मिलाएंगे, जितना मिलीग्राम मिलाएंगे ताकि वो वहाँ पे कोगुलेशन रुक जाए, उसको हम लोग कहते हैं गोल्ड नंबर, ठीक है। पढ़ लेना, ये एग्जांपल आपको दिया हुआ होगा। स्मॉलर द गोल्ड नंबर, जितना कम उसका गोल्ड नंबर का, ये गोल्ड नंबर है तो ये वैल्यू होगा, ठीक है, 2, 4, 5 इस तरह से वैल्यू रहता है, तो जितना कम इसका गोल्ड नंबर का वैल्यू होगा उतना ज़्यादा उसका प्रोटेक्टिव पावर होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो जिलेटिन होता है ना, उसका कोगुलेटिंग पावर जो होता है ना वो ज़्यादा होता है, उसका गोल्ड नंबर सबसे कम होता है जिलेटिन का, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ बट मैंने आपको समझा दिया। जिलेटिन का गोल्ड नंबर बहुत कम होता है, उसका प्रोटेक्टिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वो क्या करता है, तुरंत प्रोटेक्ट कर लेगा, वो कोगुलेट होने से बचा लेगा उसको, ठीक है ना। अब आ जाओ हार्डी शेड्यूल रूल कहते हैं। हार्डी शेड्यूल रूल क्या कहता है, जो प्रेसिपिटेशन पावर होगा, मतलब कितना जल्दी कितना फास्ट वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होगा, पीपीटी बनाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन पावर, ओके। वो इंक्रीज करता है वैलेंस ऑफ एनायन एंड कैटायन के साथ, जिसका जितना ज़्यादा चार्ज होगा, वैलेंस होगा, चार्ज होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। एग्जांपल में देखो, हमने कोगुलेटिंग पावर ले लिया Al+3 का ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा Mg+2, और इस पे यहाँ पे +3 है, +2 है, +1 है, तो जिस पे +3, जिस पे ज़्यादा चार्ज होगा उसका कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगा। और ये क्वेश्चन आपका मेंस 2013 में यही सेम टू सेम एग्जाम्पल आया हुआ है, सेम टू सेम मेंस 2013 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। हार्डी शेड्यूल रूल क्या कहता है, जिस पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना फास्ट क्या करेगा, प्रेसिपिटेट होगा, दैट इज कॉल्ड हार्डी शेड्यूल रूल, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, इमल्सन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। इमल्सन क्या होता है, एक लिक्विड को आप दूसरे इमिसिबल लिक्विड में डिस्पर्स कर रहे हो, मिला रहे हो, एक लिक्विड, दोनों लिक्विड होगा यहाँ पर, लेकिन एक लिक्विड जो होगा वो इमिसिबल लिक्विड होगा, उसमें आप मिला रहे हो उसको, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे देखो, एक होगा इमिसिबल लिक्विड और दूसरा होगा मिक्सेबल, लेकिन वो मिक्स करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो इमिसिबल में डाल दे तो वो अपने में आप क्या करेगा, मिक्स होने नहीं देगा। तो एक लिक्विड होगा जिसको आप इमिसिबल लिक्विड में मिक्स कर रहे हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं। पहला एग्जाम्पल हो गया ऑयल इन वाटर, और दूसरा हो गया टाइप्स हैं इसके, और दूसरा टाइप्स क्या हो गया, वाटर इन ऑयल। अब देखो ऑयल मतलब ये डिस्पर्स फेज है, सॉल्यूशन में इसको सॉल्यूट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, और ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, सॉल्यूट, और ये क्या कहते हैं हम लोग, सॉल्वेंट कहते हैं सॉल्यूशन में। अच्छा यहाँ पे देखो ऑयल क्या होगा, डिस्पर्स फेज, और वाटर क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम होगा। तो एग्जांपल क्या ले लिया हमने, मिल्क, याद रखना, ठीक है। और दूसरा हो गया वाटर इन ऑयल। अब देखो ऑयल क्या है तुम्हारा, ऑयल है इमिसिबल लिक्विड, और वाटर मिक्स होने के लिए सोच रहा है, तो ये हो गया इमिसिबल लिक्विड, और ये भी दोनों लिक्विड ही, ओके। यहाँ पर एग्जाम्पल होगा बटर और क्रीम, बटर एंड क्रीम, याद रहेगा। चलो अब उसके बाद आता है इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इमल्सन बनाएंगे कैसे, कुछ नहीं है, डिस्पर्स फेज ले लो, डिस्पर्स फेज ले लो प्यारे बच्चों, ठीक है। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम लेंगे, दोनों लेना है ना, डिस्पर्स फेज भी लेंगे, डिस्पर्स मीडियम भी लेंगे, और क्या ले लेंगे, सॉप ले लेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, इमल्सन बन जाएगा। अब देखो डिस्पर्स फेज को हम लोग स्लोली मिक्स करेंगे, किसमें, डिस्पर्स मीडियम में, धीरे धीरे ऐड करेंगे, और जो हमारा सोप है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। मतलब इमल्सन बनाने के लिए आपको तीनों चीज़ चाहिए, डिस्पर्स फेज चाहिए, डिस्पर्स मीडियम चाहिए, और एक इमल्सिफाइंग एजेंट चाहिए, या इमल्सीफायर भी चाहिए, उसी को इमल्सीफायर कहते हैं या इमल्सीफाइंग एजेंट कहते हैं। तो ये तीनों जब होगा तब जाके इमल्सन बनेगा, क्लियर हो रहा है। चलो अब आता है प्यारे बच्चों नैनो मटेरियल्स। नैनो मटेरियल्स क्या कहते हैं, नैनो मटेरियल्स होता है वह छोटे छोटे पार्टिकल्स, मतलब सबसे छोटे पार्टिकल जिसमें कम से कम एक डायमेंशन तो होना ही चाहिए, और उसका जो साइज होना चाहिए वो लाई कहाँ से करना चाहिए, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए उसका पार्टिकल्स का साइज, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नैनो, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स। नैनो मटेरियल्स किसको कहेंगे, कम से कम एटलीस्ट 1 डायमेंशन तो होना ही चाहिए उसको,
चाहे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, समझ रहे हो ना। तो एक एटलीस्ट एक डायमेंशन होना चाहिए और वो इसकी बीच में लाई करना चाहिए। ओके, देखो इसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है। नैनो मटेरियल्स के कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं, जैसे नैनो लेयर्स, नैनो ट्यूब्स, नैनो पार्टिकल्स, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो नैनो लेयर जो होता है वो 1 डायमेंशन होता है और उसका साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में, सबका साइज 1 नैनोमीटर से इतना ही बीच में है। देखो, लेकिन नैनो लेयर 1 डायमेंशनल होता है, नैनो ट्यूब्स 2 डायमेंशनल होता है और नैनो पार्टिकल्स 3 डायमेंशनल होता है। क्लियर हो रहा है? बच्चे वाली कहानी थी। चलो आगे बढ़ते हैं। जो प्रॉपर्टीज होता है किसके, नैनो मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। ये क्या करता है, कलर शो करता है। क्या शो करता है, कलर्स। किस पे डिपेंड करेगा ये कलर्स, उसके साइज पे। जितना किसी का साइज अगर ग्रेटर है तो उसका कलर्स थोड़ा सा फेंट कलर आएगा, जिसका साइज जितना छोटा होगा उसका कलर उतना इफेक्टिव होगा। क्लियर है ना। तो ये साइज पे डिपेंड करता है नैनो मटेरियल्स के कलर्स। वो कलर शो करता है लेकिन किस पे डिपेंड करता है, वो नैनो मटेरियल्स के साइज पे डिपेंड करते हैं। क्लियर हो रहा है। चलो उसके बाद देखो, जब इस नैनो मटेरियल्स को आप एक्सपोज करोगे अल्ट्रा वायलेट लाइट में, या इरिटेट करेंगे या अल्ट्रा वायलेट लाइट के सामने इसको रखेंगे, एक्सपोज करेंगे, तो ये विजिबल लाइट एक्सपोज करेगा, इमिट करेगा। कौन, नैनो मटेरियल्स को जब आपने अल्ट्रा वायलेट लाइट के सामने रख दिया तो वो विजिबल लाइट इमिट करेगा। सिंपल सी बात है। उसके बाद देखो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नैनो पार्टिकल्स, श्योर है ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो उसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, लो होंगे। किससे, बल्क मटेरियल। बल्क मटेरियल मतलब बड़े पार्टिकल से, ज़्यादा जो ग्रेटर पार्टिकल्स है उससे इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तोड़ दोगे छोटे छोटे पार्टिकल्स, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा ना, हैवियर पार्टिकल्स के रेस्पेक्ट में। ओके, अब देखो जो रिएक्टिविटी होगा नैनो मटेरियल्स के, वो बल्क मटेरियल के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ज़्यादा होगा उसका रिएक्टिविटी। सीधी सी बात है। छोटे छोटे अगर कोई भी सॉलिड है उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर तो उसका रिएक्टिविटी बढ़ जाता है ना। तो उसी तरह से जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है बल्क मटेरियल्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमने आपको रिवाइज करवाया एक चैप्टर का। यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा हमने आपको सारे कंसेप्ट यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, बट आपको मैं एक थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ कि आप क्या करोगे प्यारे बच्चों। जो हमारा प्यूरिफिकेशन था किसका, कोलाइड्स का, किसके बेसिस पर, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड क्या था हमारे पास प्यारे बच्चों, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रोफोरेसिस ये सब था, हमने पढ़ा हुआ है। तो उसके बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेना। बाकी जितने भी कंसेप्ट थे वो हमने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती तो उसको हम लोग फिर क्लास आवर में सॉर्ट आउट करेंगे। और इसके बेसिस पर सॉलिड सरफेस केमिस्ट्री में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, उसको हम लोग एक प्रॉपर और सेपरेट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके बच्चे, टेक केयर।